हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जल्द ही आपको देखने को मिली है। आपके पास टाइम भी नहीं मिला है पढ़ने के लिए। बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ठंडी को बहाना मत बताइए। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करिए, मेहनत से ही सब कुछ होगा। हिस्ट्री की क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही हैं। हड़प्पा सभ्यता खत्म हो चुका है, 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं पिछले, उसको आप देख लीजिए। कल की जो वीडियो पड़ी है बच्चों, उस पे हम और सर ने मिलकर क्या बात किया है, ये जो 50 लाख का फोबिया है उसको दूर करने का प्रयास किया है। उस वीडियो को भी आप जा करके देखिए। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इससे भी जितने क्वेश्चंस आएंगे वो इसके इर्द गिर्द ही रहेंगे। अभी इसकी एक लेक्चर और आएगा, दोनों में 2 लेक्चर में वैदिक सभ्यता को खत्म कर दिया जाएगा। आप मेहनत करिए, हमारे वनडे साथी चैनल यूट्यूब के साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से अच्छा मौका आपको कोई नहीं मिलेगा क्योंकि दिन प्रतिदिन वैकेंसियाँ कम होती जा रही हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मेहनत में लग जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्तियाँ हैं? देखिए बच्चों, इसी एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनेगा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो कितने मंडल हैं? 10। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तियां हैं? तो कितनी सूक्तियां हैं? 1028। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ही है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या बनता है, 10वें मंडल में किसकी बात की गई है? तो 10वें मंडल में किसकी बात की गई है? पुरुष सूक्ति की। किसकी बात की गई है बच्चों? पुरुष सूक्ति की। पुरुष सूक्ति की बात की गई है। और विवाह, पुरुष सूक्ति विवाह की बात की गई है। किसकी? पुरुष सूक्ति विवाह की बात की गई। इसको नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 10वें मंडल में किसकी बात की गई है? पुरुष सूक्त विवाह की बात की गई है। चलिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है बैठना, समीप बैठना। किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना। किसके समीप? गुरु के समीप बैठना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उपनिषद से कितने उपनिषद हैं? तो 108 उपनिषद है टोटल। ठीक है, कितने उपनिषद है? 108। अच्छा, गुरु के समीप बैठने से क्या होता है? मोटिवेशनल बढ़ता है, आध्यात्मिक क्षमता बढ़ती है। तो इसका सही अर्थ क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन किया गया है? देखिए, अब इसी क्वेश्चन से हम चारों वेदों के बारे में आपके बता देंगे। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने है, तंत्र मंत्र जादू टोना की बात करेगा तो किसमें है? सबसे बाद का वेद, सबसे लास्ट का वेद, अथर्ववेद। तो ये भी क्वेश्चन बना है, सबसे लास्ट, सबसे बाद के वेद को किसे कहते हैं? अथर्ववेद। अच्छा, सबसे पहला वेद कौन सा है? सबसे पहले की बात करते हैं तो ऋग्वेद है। दूसरे पे अगर आप बात करें, दूसरे नंबर पे क्या आता है? अगर दूसरे पे बात करें तो यजुर्वेद दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे पे सामवेद आता है। चौथे पे आपका अथर्ववेद आता है। तो सिक्वल से बैठाने को भी क्वेश्चन आता है। तो पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो आप सिक्वल से बैठा भी लीजिएगा और इस क्वेश्चन को हल भी कर लीजिएगा। चलिए अगला, इनमें से किसने सांख्य दर्शन की रचना की है? अगर सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने की है। किसने की है? और गौतम मुनि की बात करें तो गौतम मुनि ने क्या किया है? न्याय दर्शन की खोज की, न्याय दर्शन की रचना की है। किसकी की है? न्याय दर्शन की रचना की है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान का वर्णन किया गया है? यज्ञ संबंधी विधि विधान की बात करते हैं तो यज्ञ से या उठाइए, या से आप क्या करिए? यजुर्वेद को मार दीजिए। ठीक है। अच्छा, सा से संगीत हो गया, सा से सामवेद में क्या हो गया? संगीत। किसका हो गया? संगीत का वर्णन कर गया। अब हम ऋग्वेद की बात कर ही लिए थे, कितना? 10 मंडल, कितनी सूक्तियां? ठीक। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन और बनता है, तीसरे मंडल में किसकी बात की गई है? तो तीसरे मंडल में आपकी बात की गई गायत्री मंत्र की। किसकी? गायत्री मंत्र की बात की गई है। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। जो गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः, तो उसकी खोज की भी हुई, उसको तीसरे मंडल में ही उसके बारे में बात की। अच्छा, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य भगवान। किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को। चलिए अगला, ऋग वैदिक काल में नदी आकस्मिक का आधुनिक नाम क्या है? तो इसकी अगर बात करेगा तो ये हो गया इसका ऑप्शन चेनाब सही हो गया। इसका क्या हो गया? चेनाब सही हो गया। अब इसमें दो और है, एक है आपका झेलम, एक है आपका ब्यास। दोनों में वर्डिंग का हल्का सा डिफरेंस है। झेलम को क्या कहते हैं? बीत सता। ठीक है ना, आधुनिक नेम। और व्यास का क्या है? बिपाशा। क्या है? बिपाशा। ठीक है ना।
तो ये दोनों वर्डिंग को ध्यान से देखिएगा, नोट करते चलिएगा। वर्डिंग की दिक्कत होती है बस। आपको 3 नदी, तीनों का आधुनिक नाम और पुराना नाम दोनों यहाँ पे लिखा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से किसमें विवाह संस्करण की व्याख्या विवाह सुक्ति का वर्णन मिलता है। अभी हमने बताया था ना, विवाह सुक्ति पुरुष पुरुष विवाह सुक्ति, पुरुष विवाह सुक्ति। अभी हमने बताया ना, ऋग्वेद कौन सा मंडल, 10वां मंडल, तो इसमें ऑप्शन में क्या मार देंगे, ऋग्वेद, ठीक है ना। तो इसको भुलाइएगा नहीं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ ना कहीं ना कहीं से रिलेटिव है, ठीक है। ऋग्वेद में इनमें से किसके युद्ध का देवता कहा जाता था, किसे युद्ध का देवता कहा जाता था, इंद्र को कहा जाता। और क्या इनको कहा जाता था, इनको वर्षा का भी देवता कहते थे उस समय पे, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र को वर्षा का, वज्रपात का प्लस युद्ध का देवता भी कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किस संकलन में ऋग्वेद पर आधारित है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऋग्वेद पर आधारित है तो कौन सा है, सामवेद। आपको अभी बताया था ना मैंने, सबसे पहला क्या आया, ऋग्वेद आया। दूसरे नंबर पे क्या आया, यजुर्वेद आया आपका। तीसरे नंबर पे क्या आया है, सामवेद। ठीक, चौथे पे बाद का वेद है अथर्ववेद, ठीक है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा किस नदी का वर्णन किया। अगर यहाँ प्रारंभिक की बात करेगा तो कौन सा है, सिंधु नदी है। कौन सा है, सिंधु नदी है, ठीक है ना, सिंधु नदी है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्व वैदिक कालीन आर्य इनमें से क्या किया करते थे। देखिए सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी सीरीज ही चलाई जा रही है जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले जा रहे हैं, जो आपके आ सकते हैं या आए हुए हैं। और पक्का इसी में से विश्वास करिए, इसके बाहर नहीं आता, इसी में से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। वैदिक, पूर्व वैदिक कालीन आर्य में क्या किया करते थे। देखिए पहला क्या है, प्रकृति पूजा यज्ञ। दूसरा है प्रकृति पूजा भक्ति। तीसरा है मूर्ति पूजा भक्ति। तीसरा है मूर्ति पूजा और यज्ञ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अच्छा, मूर्ति पूजा का बात की गई है। मूर्ति पूजा का सबसे पहला साक्ष्य आपको जो मिलता है, बौद्धिस्ट में मिलता है। कहाँ मिलता है, बौद्धिस्ट में मिलता है, इसको याद रखिएगा। चलिए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला पढ़िए, ऋग्वैदिक कालीन आर्य शास्त्र तथा कवच का उपयोग करते थे, मगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को द्वारा इसका उपयोग का कोई प्रमाण नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। दूसरा पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक कालीन आर्य को सोना चांदी तांबे जैसी धातु का ज्ञान था, मगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सिर्फ तांबा और लोहे का ज्ञान था। देखिए लोहा आ गया इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है, लोहे का ज्ञान था ही नहीं उनको। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, मगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुओं के बारे में नहीं जानते थे। ये कैसे कह सकते हैं, सिंधु घाटी की जितनी मोहरें मिली हैं उस पे पशु के भी चिन्ह मिले हैं। सांड का सबसे ज्यादा बार मिला है चिन्ह, तो कैसे कह सकते हैं वो पशु नहीं जानते, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। पिछली क्लासेस जो आपकी पढ़ी उसमें देखिए मैंने पूरा बताया है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो उपयुक्त सभी अपने आप गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या सही हो गया, ए। क्या सही हो गया बच्चों, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस वेद में कहा गया है सभा और सभापति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। दो से आप पकड़ लीजिएगा, दो से किसको मार दीजिएगा, अथर्ववेद को, सबसे बाद वाले वेद में ये चीज कही गई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। दक्षिण भारत वाला क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि दक्षिण भारत को सबको याद नहीं रहता किसने किया था। किसने किया था, अगस्त ऋषि ने। किसने किया था, डी ऑप्शन, अगस्त ऋषि ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, आर्य ने जीवन को 4 भागों में विभाजित किया। इन चारों भागों को किससे संबोधित किया जाता है। देखिए 4 भाग जो थे सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। ब्रह्मचर्य रहिए, घर में रह के रहिए, पहले सीख लीजिए। फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ क्या होता है, जंगल में जाके तपस्या करना। फिर है सन्यास, जब आप जंगल में तपस्या करेंगे फिर आपको माना जाएगा आप सन्यासी हो गए हैं। इन चारों चीजों को क्या कहा जाता था, 4 आश्रम। क्या कहा जाता था, 4 आश्रम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, आश्रम। तो फिर से बताता हूँ, पहला क्या है ब्रह्मचर्य, दूसरा क्या है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। ये सिक्वल बैठाने को भी आता है, इनको सिक्वल से बैठाइए, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा। तो पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा ब्रह्मप्रस्थ और चौथा सन्यास, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। महाभाष्य की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई थी। महाभाष्य की बात करेगा तो पतंजलि के द्वारा की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, सत्य में जयते शब्द इनमें से किससे लिया गया।
सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मंडूकोप से। किससे लिया गया है? मंडू। अच्छा यहीं से एक बात आपका करते हैं हम। पुराण। पुराण कितने होते हैं बच्चों? पुराण कितने होते हैं? बता सकते हैं? पुराण होते हैं 18। वेद कितने होते हैं? वेद आपके होते हैं 4। संस्कार कितने होते हैं? 16। ठीक है, यही संस्कार से हमारा क्या बनता है? माना जाता है कि आप 16 संस्कार से अगर पुण्य है तो आप बहुत प्रसिद्धशाली और बुद्धिशाली हैं। ठीक है, पुराण का अगर अर्थ पूछे क्या होता है? पुराण का अर्थ होता है पुरानी कथा। पुरानी कथा। ठीक है ना? पुरानी कथा। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था इनमें से किस पर आधारित थी? देखिए, वर्ण व्यवस्था पे बहुत विवाद होता है। जातिवाद प्रथा चली आई है, जातिवाद प्रथा। वर्ण व्यवस्था पहले किस पर थी? व्यवसाय पर डिपेंड थी। जैसा जिसका व्यवसाय वैसे उसका वर्ण। ये नहीं कि वो इस जाति में पैदा हो गया तो उसी जाति का कहलाया, भले हो सकता है वो बहुत ज्ञानी हो। तो ऐसा नहीं है, व्यवसाय पर डिपेंड करती थी जातियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन या पुष्ट करता है कि वैदिक काल पशुचरी थे? देखिए पढ़िए। पुरोहितों को दी जाने वाला उपहार गाय होती थी, ना कि जमीन। बिल्कुल सही बात है ये। ऋग वैदिक काल में गाय के अनेक उल्लेख मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका उपयोग सभी। गाय क्या थी? हमारी माता मानी जाती है। अच्छा, गाय को माता क्यों कहते हैं? कोई अगर हमको कुछ दे रहा है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से दे रहा है, तो उसको हम माँ कहते हैं। वो हमको दूध देती है, दूध से हम दही बनाते हैं। तो क्या है वो? हम अपने लिए यूज कर रहे हैं ना, निस्वार्थ भाव से वो दे रही है, तो उसको हम माता मानते हैं। तो वहां पे अभी भी देखिए, गाय को क्या माना जाता है? माता। ठीक है। आर्यों को एक जाति से संबोधित करने वाला पहला यूरोपियन। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने? 3। पहला यूरोपियन पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? मैक्स मूलर। अब मैक्स मूलर ने क्या कहा? आर्य कहाँ से आए थे? तो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया से किसने कहा आए थे? तो मैक्स मूलर ने कहा। आर्य कहाँ के हैं? तो मध्य एशिया के हैं। और आर्यों को एक जाति में संबोधित करने वाला यूरोपियन कौन है? तो मैक्स मूलर है। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल वनडे सारथी पे आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बस सिर्फ और सिर्फ मेहनत करिए। जय हिंद साथियों।